स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। वही मणिपुर जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज्वेल ऑफ इंडिया कह के पुकारा था। वही मणिपुर जिसने भारत को 8 एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली एस बॉक्सर मैरी कॉम, वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू, इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम की फॉर्मर कैप्टन सुशीला चानू, 1998 एशियन गेम्स में गोल्ड जिताने वाले इंडियन बॉक्सर डिंको सिंह, मिस्टर वर्ल्ड रहे एस बॉडी बिल्डर अरम्बम बॉबी, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सर सरिता देवी, एस इंडियन आर्चर बॉम्बेयाल देवी लैशराम और ओइनम बम्बम देवी, गौरामंगी सिंह, जोगेश्वर सिंह, रेनेडी सिंह, उदांता सिंह जैसे रिनोड फुटबॉलर्स के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के विरोध में 16 साल तक इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक करने वाली सिविल राइट एक्टिविस्ट और आयरन लेडी ऑफ मणिपुर इरोन चानू शर्मिला जैसे जेम्स दिए। और यही कारण है कि शायद इस राज्य का नाम मणिपुर है, यानी लैंड ऑफ जेम्स। और ज्वेल्स भी ऐसे जो अपनी गोद में 500 साल पुराना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑल वुमेन एमा मार्केट, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, हजारों साल पुराना मार्शल आर्ट थांगता जैसे अनेक जड़ों को संजोए बैठा है। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स मणिपुर को तो मॉडर्न पोलो का बर्थ प्लेस भी मानते हैं। शायद इसीलिए दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग पोलो ग्राउंड मपल कंगजेबुंग या इम्फाल पोलो ग्राउंड मणिपुर में ही देखने को मिलता है। यही नहीं, 1944 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज फोर्सेस के बीच मणिपुर में लड़ी गई बैटल ऑफ इम्फाल ही थी जिसने पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटकम को बदल कर रख दिया था। तभी तो भारतीयों के दम पर लड़ी गई इस वॉर को आज तक ब्रिटिश अपनी ग्रेटेस्ट बैटल्स में से एक मानते हैं। मणिपुर को एंशिएंट टेक्स्ट में गंधर्व लोक या लैंड ऑफ गंधर्वास भी कहा जाता है। और अगर हम यहाँ के कल्चर पर गौर करें तो ये बात सही भी मालूम होती है। आफ्टर ऑल, राधा कृष्णा की प्रेम लीला को मनोहर तरीके से प्रस्तुत करने वाली रास लीला भी तो मणिपुर की मिट्टी से ही जन्मी है। यही कारण है कि यहाँ के मणिपुर डांस को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा भारत के 9 क्लासिकल डांसेस में भी जगह दी गई है। इसी के साथ ही हमें मणिपुर के कलरफुल कल्चर में लाई हराओबा, लुई नगाई, गान नगाई, शिरुई लिली फेस्टिवल और याओसांग जैसे अनेकों कलरफुल और मल्टी एथनिक फेस्टिवल्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर हम मणिपुर को नजदीक से जानने का प्रयास करें तो हम समझ जाएंगे कि राज्य अपने आप में कितना खास है, क्योंकि मणिपुर अपने आंचल में ऐसे नगीने छिपाकर बैठा है जिन्हें जानने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। मगर फिर भी बीते कुछ समय से हमारा मणिपुर जल रहा है, वो भी एक ऐसी आग में जो उसके भीतर से ही लगाई गई है। और अब इसी आग में जलते मणिपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी मानव जाति को सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद आज भारत अपनी ही बेटियों से नजरें नहीं मिला पा रहा। और इस सब के बीच भी अगर हो रही है तो सिर्फ राजनीति, जहां मणिपुर के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता। सरकार से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मणिपुर की याद तब आई जब यहाँ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ऐसा कुकृत्य सामने आया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांपने लगती है। यही नहीं, आज तो पीएम मोदी भी इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए रुआसे से नजर आए। लेकिन इस बीच सेंट्रल और मणिपुर की बीजेपी गवर्नमेंट से भी कुछ कठिन सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि आखिर बीते 3 महीने से मणिपुर की स्थिति बद से बदतर क्यों होती जा रही है, जबकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। लेकिन इस ऑनगोइंग मणिपुर क्राइसिस के बीच सोचने वाली बात यह भी है कि आज जहां हम सब शायद मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने भारत के इस अनमोल नगीने मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश कब की थी। तो चलिए आज हम मणिपुर को जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही हम इसके ऑनगोइंग इशू और उसके पीछे के कारणों को भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र
29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हम पाएंगे कि मणिपुर का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ एविडेंसेस से ये पता चलता है कि यूं तो मणिपुर में प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स मौजूद थे। वहीं मंजिल हजारिका जैसे कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि एंशिएंट टाइम से ही इंडिया, चाइना और दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज के बीच के ट्रेड नेटवर्क्स मणिपुर के थ्रू ही ऑपरेट हुआ करते थे, जहां से ट्रेडमैन के साथ साथ पिलग्रिम्स भी भारत आते थे। लेकिन अखंड भारत की रिटन हिस्ट्री में हमें मणिपुर का जिक्र सबसे पहले महाभारत में भी देखने को मिलता है। जी हाँ, वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत के अनुसार 5 पांडवों में से एक श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की एक पत्नी चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहना की ही बेटी थी। वहीं मणिपुर की एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन हमें चिथरोल कुंबाबा में देखने को मिलता है, जो कि मणिपुर के प्रीडोमिनेंट मेतेई एथनिक ग्रुप के किंग्स का कोर्ट क्रोनिकल है और इन्हीं ने मणिपुर पर सबसे लंबे समय तक अपना शासन स्थापित किया। इस क्रोनिकल के अनुसार मणिपुर का पहला मेतेई मोनार्क नोंगडा लाइरेन पखांगबा थे, जो 33 AD में राजगद्दी पर बैठे। जबकि मेतेई माइथोलॉजी और लोकल फोकलोर्स में पखांगबा को एक प्राइड डोमिनल ड्रैगन गॉड की तरह स्टैब्लिश किया जाता है, जिसने पोइरी तोन्स को हराकर मणिपुर में मेतेई रूल स्टैब्लिश किया था। लेकिन मणिपुर की हिस्ट्री और कल्चर में पखांगबा के सिग्निफिकेंस का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आगे जाकर मणिपुर के बहुत से मेतेई किंग्स ने राजगद्दी पर बैठने के लिए पखांगबा को एज अ टाइटल यूज किया। हिस्टोरिक लिटरेरी सोर्सेस से हमें यह भी पता चलता है कि अपने इस लंबे इतिहास में मणिपुर अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। कभी इसे तिली कोक्टोंग और कभी ये पोइरी लैम के नाम से जाना गया, कभी सना लीपक, कभी मेतेई लीपक या फिर कांग लीपक। बल्कि इसका प्रेजेंट डे नाम मणिपुर अभी 18th सेंचुरी में मेतेई रूलर मेडिंग पामहेबा के रूल के दौरान ही अडॉप्ट किया गया है। असल में 18th सेंचुरी में सिलेट से हिंदू प्रीस्ट मणिपुर में गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रसार करने आए। ये सभी प्रीस्ट शांतिदास अधिकारी और उनके एसोसिएट गुरु गोपाल दास के नेतृत्व में यहाँ आए थे, जिसके बाद उन्होंने 1710 में मेतेई किंग पामहेबा को ओल्ड मेतेई रिलीजन को छोड़कर वैष्णवाइट हिंदुइज्म में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया और इसी के बाद 1717 में पामहेबा ने ही अपना नाम पर्शियन लैंग्वेज में गर्ब नवाज रख लिया और हिंदुइज्म को स्टेट रीजन घोषित कर दिया। इसके ठीक बाद 1724 में उन्होंने अपने किंगडम का नाम बदलकर संस्कृत में मणिपुर कर दिया। इसके बाद से ही मणिपुर की प्रीडोमिनेंट मेतेई कम्युनिटी से ज्यादातर लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अपने इतने लंबे इतिहास में मणिपुर के चाइना, बर्मा, अहोम और बंगाल के किंगडम से एवर चेंजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मैरिज अलायंसेस और वॉर्स कॉन्स्टेंटली बनते बिगड़ते रहे, लेकिन सबके बीच भी मणिपुर ने अपनी सोवर्निटी लगभग 3 मिलेनियम्स तक बनाए रखी। मगर इसमें बड़ा बदलाव तब आया जब 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर में मणिपुर के मेतेई रूलर्स को ब्रिटिश सेना के सामने हार का मुंह देखना पड़ा और इस तरह मणिपुर ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी। मगर जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके साथ साथ मणिपुर प्रिंसली स्टेट को भी अपने भविष्य का फैसला करने की स्वच्छंदता मिली। इसी कड़ी में 21 सितंबर 1949 को यहाँ के तत्कालीन राजा बोधचंद्र ने शिलोंग में मर्जर एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। वहीं आजादी के बाद स्टैब्लिश हुए स्टेट्स में इसे पार्ट सी स्टेट्स में जगह दी गई, जबकि 21 जनवरी 1972 को इसे एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिल गया। हालांकि आजादी के बाद मणिपुर इंसर्जेंसी और इंटर एथनिक वायलेंस से जूझता रहा, लेकिन हाल के कुछ सालों में इसमें भी तेजी से कमी आती दिखाई दी है, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे विस्तार में करेंगे। दोस्तों मणिपुर के ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग के अनुसार मणिपुर सना लैबक है। यहाँ के मेतेई भाषा में इसका मतलब गोल्डन लैंड होता है, क्योंकि नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम और ईस्ट में म्यांमार से भारत के बॉर्डर पर स्थित मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर इसके पीछे का कारण समझना मुश्किल नहीं है।
लगभग 22,327 स्क्वायर किलोमीटर के टोटल एरिया में फैले मणिपुर की राजधानी इम्फाल माउंटेन से घिरी एक ओवल शेप्ड वैली में स्थित है। अगर हम मणिपुर के ड्रेनेज सिस्टम पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ 4 मेजर रिवर बेसिन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है बराक रिवर बेसिन जो वेस्ट मणिपुर में स्थित है। यहाँ हमें मणिपुर की लार्जेस्ट रिवर बराक देखने को मिलती है, जो मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होकर इरांग, माकू और तुइवाई जैसी ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। इसके बाद ये असम से मणिपुर का बॉर्डर बनाते हुए कछार असम की ओर बढ़ते हुए मेघना रिवर में मिल जाती है। मणिपुर का दूसरा रिवर बेसिन मणिपुर रिवर सेंट्रल मणिपुर में देखने को मिलता है। इसमें मणिपुर, इम्फाल, इरिल, नाम्बुल, सेकमाई, चकपी, थौबाल और खुगा ये 8 मेजर रिवर्स देखने को मिलती हैं। ये सभी रिवर्स मणिपुर के सराउंडिंग हिल्स से ही ओरिजिनेट होती हैं। इसके बाद मणिपुर का तीसरा रिवर बेसिन ईस्ट मणिपुर में यू रिवर बेसिन के रूप में और फोर्थ रिवर बेसिन लानिया रिवर बेसिन के एक पोर्शन के रूप में नॉर्थ मणिपुर में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम मणिपुर के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ हमें बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट फिजिकल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है सराउंडिंग रग्ड हिल्स और दूसरा है वैली, जिसमें हमें फ्लैट प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम मणिपुर के सराउंडिंग हिल्स की बात करें तो हमें यहाँ नॉर्थ में नागा हिल्स, ईस्टर्न म्यांमार बॉर्डर पर ईस्ट मणिपुर हिल्स, साउथ में मिजो और चिन हिल्स और वेस्ट में वेस्ट मणिपुर हिल्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों ही लैंडफॉर्म्स में डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स और फ्लोरा फौना देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जहां एक और वैलीज में टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, वहीं हिल्स में कोल्ड। यही नहीं, जहां एक और हिल एरिया में हमें रेड फेर्ग्यूनियस सॉइल देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर वैली और सेंट्रल प्लेन्स में हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा मणिपुर की लोकताक लेक यहाँ के सेंट्रल प्लेन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो यहाँ की मणिपुर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के डिस्चार्ज से फेड है। यही कारण है कि इस लेक का साइज सीजन के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। लोकताक लेक अपनी फुमदी के लिए जानी जाती है। ये फुमदी वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर का एक हेट्रोजेनस मास है जो पानी के ऊपर तैरता है, जो देखने में एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरह दिखता है और केवल लोकताक लेक में ही पाया जाता है। सदियों से लोकताक लेक में मिलने वाले इन फ्लोटिंग आइलैंड पर यहाँ के फिशरमैन अपने हट्स भी बनाते हैं, लेकिन बीते सालों में इनके बढ़ते कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के चलते सरकार अब इस तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा रही है। लोकताक लेक की इन्हीं फुमडीज में हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क केबुल लामजाओ देखने को मिलता है, जो कि खासतौर पर इंडेंजर्ड एल्स डियर की एक सब स्पीसीज जिसे लोकल मेती डायलेक्ट में संघाई कहा जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इस स्पीसीज का लास्ट नेचुरल रिफ्यूज है और इसीलिए संगाई को मणिपुर का स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। वहीं अगर हम मणिपुर के फॉरेस्ट कवर की ओर गौर करें तो हम पाएंगे कि इस स्टेट का 74% से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर मणिपुर की इकोनॉमी काम कैसे करती है। तो चलिए अब हम मणिपुर की इकोनॉमी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम मणिपुर की इकोनॉमी पर गौर करें तो 2019-20 में यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर लगभग ₹60,000 थी, जो कि उस दौरान इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी के ₹1,08,000 के आंकड़े से काफी कम थी। मगर फिर भी 2011 के लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग मणिपुर की लिटरेसी रेट 76% और सेक्स रेशियो 980 है, जो कि इंडिया की टैली से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी 2022 के आंकड़े के मुताबिक 0.696 है, जो कि इंडिया के 0.633 के आंकड़े से ज्यादा है। मणिपुर की इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है, जिसमें अब कॉटेज इंडस्ट्रीज भी जुड़ती जा रही हैं। राइस यहाँ की मेजर क्रॉप है, जबकि यहाँ की रिच सॉइल में मेज, शुगर केन, मस्टर्ड, टोबैको, ऑर्चर्ड फ्रूट्स और पल्सेस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा मणिपुर का क्लाइमेट लीची, कैश्यू, वॉलनट, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, पपाया, पैशन फ्रूट, पीच, पियर और प्लम जैसी कैश क्रॉप्स के लिए भी सूटेबल है। टीक और बंबू यहाँ के मेजर फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, जहां इसका लगभग 3,268 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बंबू फॉरेस्ट से कवर्ड है। ऐसे में मणिपुर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बंबू प्रोड्यूसिंग स्टेट और इंडियन बंबू इंडस्ट्री का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा मणिपुर में फिशिंग भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ रहने वाले नागा ट्राइब्स फिशेस को पकड़ने के लिए इंटॉक्सिकेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हैंडलूम्स मणिपुर की लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसके चलते नंबर ऑफ लूम्स के मामले में मणिपुर देश के टॉप 5 स्टेट्स में शामिल है।
अगर हम आंकड़ों की माने तो मणिपुर में हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड आर्टिसंस मिलाकर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही मणिपुर इंडिया को म्यांमार और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज से जोड़ने का काम भी करता है। यहाँ का मोरे टाउन इंडिया और म्यांमार के बीच एक फीजिबल लैंड रूट की तरह एस्टैब्लिश्ड है, इसीलिए इसे गेटवे टू द ईस्ट भी कहा जाता है। अगर हम मणिपुर से होने वाले एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फिस्कल ईयर 2022 में यहाँ से 0.93 मिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए। इसमें कॉटन फैब्रिक यहाँ का मेजर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट रहा। इसी के साथ मणिपुर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हाल ही में मणिपुर टूरिज्म पॉलिसी 2022 को अनवील किया गया, जिसमें रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई। और इसी दिशा में स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाने वाले मणिपुर को एक टूरिज्म कैपिटल की तरह प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मणिपुर जाने का मन बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए आपको ILP यानी इनर लाइन परमिट की जरूरत होगी। ILP एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ये ILP एक इंडियन सिटीजन को मणिपुर में फ्रीली ट्रैवल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है। मणिपुर में यह व्यवस्था हाल ही में शुरू की गई है, जिसका पर्पस मणिपुर में माइग्रेंट्स के इन्फ्लक्स को रोकने और इस स्टेट के इंडिजिनस और स्पेसिफिक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, कल्चर, आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ILP की ऐसी ही व्यवस्था हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में पहले से देखने को मिलती है। दोस्तों, मणिपुर के ऑनगोइंग वायलेंट अनरेस्ट के पीछे यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी जैसे बहुत से कारण हैं, जिन्होंने आपस में मिलकर ही इस ऑनगोइंग टसल को जन्म दिया है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू से समझते हैं। जैसा हमने आपको मणिपुर की ज्योग्राफी डिस्कस करते हुए बताया था कि मणिपुर को बेसिकली 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिल्स और सेंट्रल वैली। अगर हम यहाँ की डेमोग्राफी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ की सेंट्रल वैली, जो उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 10% है, यहाँ प्रीडोमिनेंटली मेतेई और मेतेई पंगल्स रहा करते हैं, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मणिपुर की 54% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जहाँ एक और मेतेई प्राइमरीली हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहीं मेतेई पंगल मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर्स हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड वैली रीजन मेतेई रूलर्स के टाइम से ही पावर सेंटर माना जाता रहा है। ऐसे में अपने हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से हमेशा से मणिपुर का वैली रीजन उसके हिल रीजन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉस्परस रहा है। इसका सीधा एडवांटेज यहाँ रहने वाले मेतेई कम्युनिटी को मिलता है। वहीं मणिपुर के हिल एरियाज, जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का ऑलमोस्ट 90% हैं, उसमें नागाज, कुकीज और दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जो प्राइमरीली क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स हैं। मणिपुर स्टेट में 34 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो कि ब्रॉडली नागा और कुकीचिन या फिर कुकी ट्राइबल ग्रुप्स में ही आती हैं, जिसमें मणिपुरी मिजोज भी शामिल हैं। ये तो लंबे समय से मणिपुर में रहने वाले इन डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स के बीच क्लैशेस देखने को मिलते रहे हैं। मणिपुर में दशकों से फैली इंसर्जेंसी भी इसी एथनिक ग्रुप बेस्ड आर्म्ड क्लैशेस का ही नतीजा है, जो कभी सरकार से अपनी ऑटोनॉमी के लिए तो कभी रिसोर्सेज को लेकर आपस में अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए आर्म्ड इंसर्जेंसी के रूप में उलझते रहे हैं। और इसे रोकने के लिए ही सालों तक मणिपुर को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर रखा गया। हालांकि बीते कुछ सालों से मणिपुर को धीरे धीरे AFSPA से बाहर किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच लंबे समय से मणिपुर की डोमिनेंट ट्राइब मेतेई सरकार से अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही है। साथ ही शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर भी 2013 से ही मेतेई के शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूजन की डिमांड कर रही है। हालांकि मेतेई कम्युनिटीज, जो कि एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, उसके कुछ सेक्ट्स ऑलरेडी SC और OBC लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी मेतेईस की पूरी कम्युनिटी के लिए ST स्टेटस डिमांड करने का तर्क ये दिया जाता है कि उन्हें अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स, कल्चर और आइडेंटिटी को म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स और नॉन नेटिव सेटलर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ST स्टेटस की जरूरत है। मेतेई एक्टिविस्ट का क्लेम है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान मणिपुर प्रिंसली स्टेट के यूनियन ऑफ इंडिया में मर्जर के पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मेतेई कम्युनिटी को एज अ ट्राइब ही लिस्ट किया था, लेकिन 1950s में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नए फ्रेमवर्क में इस कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया। वहीं मेतेई के इस डिमांड के अगेंस्ट मणिपुर हिल रीजन के ट्राइबल्स, जिसमें कुकीज और नागाज मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, उनका तर्क है कि स्टेट में मेतेईज ऑलरेडी सोशली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट पोजीशन में है।
साथ ही मणिपुरी, जो कि मैतेईस की मदर टंग है, उसे मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त होने के साथ साथ भारत की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में स्थान भी मिला हुआ है। मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेचर में भी मैतेईस डोमिनेट करते हैं, जहां टोटल मेंबर में से 40 एमएलएज वैली से चुनकर आते हैं, जबकि केवल 20 मेंबर्स ही हिल रीजन्स के हैं। यहां तक कि मणिपुर स्टेट के करंट चीफ मिनिस्टर भी मैतेई कम्युनिटी के हैं। ऐसे में मैतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस प्रोवाइड करना ऑलरेडी लिस्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए स्टेट के ऑलरेडी स्कार्स रिसोर्सेज को और भी कम कर देगा, जिस वजह से जॉब्स और एजुकेशन में मिलने वाला बेनिफिट भी मैतेई कम्युनिटी ही उठाएगी। हिल एरिया ट्राइब्स का आरोप है कि हाल के सालों में मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, जिसमें फोर्सफुली इन ट्राइबल ग्रुप्स को इलीगल इमिग्रेंट्स बताकर उनके सेटलमेंट से इविक्ट किया जा रहा है। साथ ही बीरेन सिंह गवर्नमेंट द्वारा प्राइमरली हिल रीजन में होने वाले पॉपी कल्टीवेशन को रोकने और इलीगल चर्चेज और दूसरे सेटलमेंट्स को डिमोलिश करने के लिए चलाई जा रही ड्राइव को भी ये ट्राइबल ग्रुप्स एक फुल फ्लेश्ड कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के कुकी कम्युनिटी लीडर्स का ये मानना है कि इन सभी स्टेट एक्शंस में उन्हें और उनकी ट्राइब को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। दूसरे ओर कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि सारे एसटी स्टेटस डिमांड के पीछे मेन बोन ऑफ कंटेंशन लैंड है। जैसा हमने आपको बताया कि मणिपुर के ऑलमोस्ट 90% एरिया में हिल ट्राइब्स रहती हैं। ऐसे में सभी ट्राइब्स लैंड अपने शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेटस की वजह से प्रोटेक्टेड हैं, जिसके चलते ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो वैली में लैंड खरीद सकती हैं, लेकिन वैली में रहने वाली मैतीज हिल रीजन में लैंड नहीं खरीद सकते। ऐसे में जहां एक और मैतीज एसटी स्टेटस लेकर हिल रीजन्स में लैंड एक्वायर करने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, वहीं इन हिल ट्राइब्स को डर है कि यदि ऑलरेडी डोमिनेंट मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो हिल एरियाज से उन्हें सिस्टमैटिकली इविक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी सारी खींचातान के बीच मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन की बेंच ने गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि वो मैतीज के एसटी लिस्ट में इंक्लूजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 वीक्स के अंदर ही एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करे। बेंच का तर्क ये था कि मैतीज की डिमांड सही है और इस पर सरकार द्वारा जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए। मिड अप्रैल में जैसे ही रिटन जजमेंट बाहर आया, सारे मणिपुर में इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, क्योंकि यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने ऑनगोइंग अनरेस्ट को भड़काने का काम किया। हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने 3 मई को बहुत से हिल डिस्ट्रिक्ट्स में एक सॉलिडेरिटी मार्च का आह्वान किया, जिसके दौरान ही हिंसा धधक उठी और उसने देखते ही देखते लगभग पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मई से लेकर अब तक मणिपुर में बीते 80 दिन से हिंसा जारी है, जिसमें 140 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। यही नहीं, दिनों दिन हिंसक होती घटनाओं के बीच यहाँ के 50,000 से ज्यादा लोगों को रिलोकेट करना पड़ा है। हालांकि इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। यही नहीं, विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी ने भी 29 से 30 जून को मणिपुर का दौरा किया। इस सबको देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब मणिपुर के हालात कुछ संभल जाएं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी, क्योंकि मणिपुर में हालत किस तरह बिगड़े हुए हैं इसका अंदाजा जब लोगों को हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुकी जोमी ट्राइब की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करते हुए घुमाते हुए दर्शाया जा रहा है और इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकली जिले के गांव बी फिनोम में हुई। ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 4 मई को शाम लगभग 3 बजे हथियारों से लैस 900 से 1000 की संख्या में मैतेई युवा संगठनों से जुड़े लोग गांव में जबरदस्ती घुस आए। हिंसक भीड़ ने सभी घरों में तोड़फोड़ की और फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, कपड़े, अनाज सहित नकदी को लूटने के बाद सभी चल संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। गांव के प्रधान ने बताया कि इसी दौरान भीड़ द्वारा 3 महिलाओं को उनके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ के सामने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया। घटना से जुड़े वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुष असहाय महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो रो रही हैं और उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही हैं। हैवानियत यहीं सीमित नहीं रही। एक 21 साल की लड़की का दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जब 19 वर्षीय छोटे भाई ने अपनी बहन की अस्मिता और जान को बचाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी मौके पर हत्या कर दी। हालांकि ये घटना 4 मई की है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें एफआईआर 1.5 महीने बाद 21 जून को दर्ज हुई, जबकि इस मामले में पहले आरोपी 32 वर्षीय
हुइरेम हेरोदास मैतेई की गिरफ्तारी इस वीडियो के वायरल होने के बाद 20 जुलाई को हुई, जो ये दिखाता है कि मणिपुर में अराजकता और प्रशासन की नपुंसकता की क्या स्थिति है। यही नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद ही पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट सामने आया, जहां उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सीएम बीरेंद्र सिंह को सख्त एक्शंस लेने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने मणिपुर इशू पर पीएम मोदी की लंबी चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, ऑपोजिशन ने मॉनसून सेशन में मणिपुर इशू डिस्कस करने की भी डिमांड रखी है। मगर इस वाद विवाद के बीच इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मणिपुर की समस्या को सुलझाने में भारी भूल हुई है। प्रशासन की ओर से जो चुस्ती और फुर्ती आज दिखाई जा रही है, उसे पहले दिखाई जाने की जरूरत थी। और कहीं ना कहीं इसी का ये नतीजा है कि आज भारत का ज्वेल अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसे जल्द से जल्द स्थिर किए जाने की जरूरत है। और इस संकट की घड़ी में हम सबकी प्रार्थनाएं मणिपुर के साथ हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से वो कौन से मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जा सकते हैं ताकि हिली एरिया की पॉपुलेशन और वैली की पॉपुलेशन दोनों में बैलेंस को बनाया जा सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, in context of recent violent clashes in Manipur due to long-standing tensions between Meiteis and the tribals, suggest appropriate actions, steps, and methods the government needed to take to resolve the issue peacefully. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।